नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम राष्ट्रसंघ के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रसंघ का संगठन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्रसंघ के संविधान में महायुद्ध में विजयी देशों, उपनिवेशों या स्वशासित प्रदेशों को सदस्य बनाने का अधिकार प्राप्त था। उदाहरण के लिए भारत इंग्लैंड का उपनिवेश होते हुए भी इसका सदस्य था। इसके समझौते पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले 16 देशों को इसका सदस्य बना लिया गया। इसके 2 महीने पश्चात इसके समझौते को जिन देशों ने स्वीकार कर लिया, उन देशों को भी राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया गया। राष्ट्रसंघ की महासभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से किसी भी नए देश को इसका सदस्य बनाया जा सकता था। परिषद की सर्वसम्मति से कोई भी राष्ट्र इसकी सदस्यता से वंचित किया जा सकता था। जो देश स्वेच्छा से इसकी सदस्यता त्यागना चाहता था, उसे 2 वर्ष का नोटिस देना आवश्यक था। राष्ट्रसंघ में कभी भी समस्त महाशक्तियां सम्मिलित न हो सकी। अमेरिका, जो इसका जन्मदाता था, इसका कभी सदस्य नहीं हुआ। प्रारंभ में जर्मनी को भी इसका सदस्य नहीं बनाया गया। अंत में 1926 ईस्वी में उसको इसका सदस्य बनाया गया, किंतु 1933 ईस्वी में उसने इसे छोड़ने की सूचना दे दी, राष्ट्रसंघ से अलग होने की। सोवियत रूस 1933 ईस्वी में इसका सदस्य बना, किंतु परिषद ने उसे 1940 ईस्वी में फिनलैंड पर आक्रमण करने के कारण संघ से निष्कासित कर दिया। जापान ने भी 1933 ईस्वी में तथा इटली ने जापान ने 1933 ईस्वी में तथा इटली ने 1937 में राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया। इस प्रकार राष्ट्रसंघ के सदस्यों की संख्या बढ़ती घटती रही। 1935 ईस्वी में इसके सदस्यों की संख्या 63 तक पहुंच गई, जो सर्वाधिक थी। अप्रैल 1946 ईस्वी में यह संख्या घटकर केवल 43 ही रह गई और इनमें से भी केवल 34 राज्यों के प्रतिनिधि बैठक में सम्मिलित हुए। तो इस प्रकार से इसमें सदस्यता किस प्रकार से ले सकते थे सदस्य देश, उसके बारे में हमने जानकारी ली। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रसंघ के प्रमुख अंगों की। राष्ट्रसंघ के 3 प्रधान अंग थे। पहला है महासभा अथवा साधारण सभा, असेंबली जिसको कहते हैं। दूसरा है परिषद या काउंसिल। तीसरा प्रधान अंग है सचिवालय या सेक्रेटरिएट। इसके अतिरिक्त 2 स्वायत्त अंग और थे राष्ट्रसंघ के, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महासभा की। राष्ट्रसंघ के सदस्यों की सम्मिलित सभा ही महासभा कहलाती थी। इसमें सभी सदस्य देशों को समान अधिकार प्राप्त थे। प्रत्येक सदस्य राज्य अधिक से अधिक 3 प्रतिनिधि भेज सकता था, लेकिन प्रत्येक राज्य को एक ही मत देने का अधिकार था। महासभा का अधिवेशन प्रतिवर्ष सितंबर माह में जेनेवा नगर में होता था। वार्षिक अधिवेशन के अतिरिक्त
असाधारण अधिवेशन बुलाने की भी व्यवस्था थी। राष्ट्रसंघ के संविधान के अनुसार महासभा अपने कार्याधिकारियों को अपने आप चुनती थी और इस संबंध में नियम भी बनाती थी। यह प्रतिवर्ष अधिवेशन के लिए एक अध्यक्ष और 8 उपाध्यक्षों का निर्वाचन करती थी। विभिन्न कार्यों के लिए 6 विषय समितियां, वैधानिक और कानून समिति, तकनीकी समिति, निरस्त्रीकरण समिति, बजट और अर्थ समिति, सामाजिक संस्था समिति और राजनीतिक समिति स्थायी रूप से बनी हुई थी। इनके अतिरिक्त अन्य विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए समितियां बनाने के लिए महासभा स्वतंत्र थी। महासभा में मतदान की 4 पद्धतियां थी। कुछ विषयों पर निर्णय सर्वसम्मति से होते थे और कुछ पर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो सकते थे। कुछ विषयों पर निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की तो किसी के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती थी। महासभा का कार्यक्षेत्र अत्यधिक विस्तृत था। राष्ट्रसंघ के क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी विषय पर अथवा अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावित करने वाले किसी भी विषय पर महासभा विचार कर सकती थी। मोटे तौर पर इसके 3 कार्यक्षेत्र थे: निर्वाचन संबंधी, अंगीभूत संबंधी और परामर्श संबंधी। निर्वाचन संबंधी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कई कार्य शामिल थे, जैसे कि 2/3 मतों से नए सदस्यों का चुनाव, साधारण बहुमत द्वारा 9 अस्थायी सदस्यों में से 3 को सभा के लिए प्रतिवर्ष चुनना, प्रति 9 वर्ष के लिए स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों का चयन अथवा निर्वाचन और परिषद द्वारा नियुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव की नियुक्ति की पुष्टि। अंगीभूत कार्यों के अंतर्गत महासभा संविदा के नियमों में संशोधन कर सकती थी, परंतु ऐसे संशोधन परिषद की सर्वसम्मति से स्वीकृत होना आवश्यक थे। साथ ही यह देखना कि वे प्रभावित देशों को रुचि के अनुसार हो। परामर्श संबंधी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत महासभा अंतर्राष्ट्रीय हितों से संबंधित किसी विषय पर विचार कर सकती थी और परिषद को अपना परामर्श भेज सकती थी। वार्षिक बजट तैयार करना भी इसी का कार्य था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि महासभा के कार्य प्रस्तावों पर वाद विवाद, नीतियों की आलोचना, नए सदस्यों का निर्वाचन आदि करना इसके कार्य हुआ करते थे। दूसरा है परिषद। यह राष्ट्रसंघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग था। परिषद राष्ट्रसंघ की कार्यकारिणी समिति थी और यह महासभा से अधिक शक्तिशाली संस्था थी। राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते थे, लेकिन परिषद की सदस्यता सीमित थी। परिषद की सदस्यता का आधार समानता के सिद्धांत पर आधारित न होकर महाशक्तियों की उच्चता पर निर्भर था। विधान के अनुसार इसमें 5 स्थायी और 4 अस्थायी सदस्य होते थे। स्थायी सदस्यों में 5 बड़े मित्र राष्ट्र थे: संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान। अमेरिका के संघ से अलग रहने के कारण स्थायी सदस्यों की संख्या 4 ही रह गई। 1926 ईस्वी में जर्मनी को 5वां और 1934 ईस्वी में रूस को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। महासभा
अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन प्रति 3 वर्ष के लिए करती थी। अस्थायी सदस्यों का चुनाव भौगोलिक, जातीय, आर्थिक और सांस्कृतिक संतुलन के आधार पर साधारण सभा के द्वारा किया जाता था। प्रारंभ में 4 अस्थायी सदस्यों का प्रावधान था, लेकिन 1936 ईस्वी तक इनकी संख्या 11 हो गई। परिषद आरंभ से ही निर्णायक शक्तिशाली संस्था थी। परिषद के निर्णय प्राय निर्विरोध होते थे। केवल नीति विषयक मामलों, अल्पसंख्यकों से संबंधित धाराओं में संशोधन, संघ के सदस्य राष्ट्रों के आपसी विवादों के संबंध में सिफारिश संबंधी मामलों में परिषद बहुमत से निर्णय ले सकती थी। संयुक्त राष्ट्र की भांति राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार अर्थात वीटो पावर प्राप्त नहीं था। परिषद की अध्यक्षता परिषद के सदस्यों में से प्रति सम्मेलन सदस्यों की फ्रेंच नामावली के अनुसार बदलती रहती थी। स्थायी और अस्थायी सदस्यों को मताधिकार प्राप्त था। केवल उस सदस्य देश का मत नहीं गिना जाता था जो स्वयं उस विवाद से जुड़ा हुआ हो और जिसका निर्णय परिषद को लेना हो। परिषद एक वर्ष में 3 से 4 बैठकें करती थी, परंतु विशेष समस्या उपस्थित होने पर किसी भी समय अपनी आपात बैठक बुला सकती थी। यह इसका अधिकार था। महासभा की भांति विधान परिषद का कार्यक्षेत्र असीमित था। यह विश्व शांति से संबंधित किसी भी समस्या पर विचार करके निर्णय ले सकती थी। इसका सर्वाधिक मुख्य कार्य विवादों को निपटाना तथा सभा के निर्णयों को क्रियान्वित करना था। आगे हम बात करते हैं सचिवालय की। सचिवालय राष्ट्रसंघ का स्थायी प्रशासनिक अंग था। इसका मुख्यालय जेनेवा में था। इसे राष्ट्रसंघ का सर्वाधिक उपयोगी और सबसे कम विवादास्पद अंग कहकर पुकारा गया है। सचिवालय का प्रधान महासचिव कहलाता था। महासचिव का काम राष्ट्रसंघ के प्रशासन की देखभाल करना था। इसके अधीन 2 उप महासचिव, 2 अवर सचिव और लगभग 600 कर्मचारी कार्य करते थे। महासचिव की नियुक्ति परिषद द्वारा साधारण सभा की अनुमति से होती थी। ब्रिटेन के जेम्स एरिक ड्रमंड इसके प्रथम महासचिव थे, जिन्होंने 1920 ईस्वी से 1933 ईस्वी तक पदभार संभाला था। सचिवालय का कार्य अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करके संघ के सभी अंगों की सहायता करना था। यह महासभा और परिषद के विचारणीय विषयों की सूची तैयार करता था, बैठकों की कार्यवाही का विवरण रखता था, विविध विषयों के मसौदे तैयार करता था, संधियों को पंजीबद्ध करना और इसी प्रकार के अन्य प्रशासनिक कार्य करना सचिवालय का मुख्य कार्य था। आगे हम बात करते हैं इसके 2 जो स्वायत्त अंग थे, जिसमें है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। हेग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की शुरुआत हुई थी, तो इसे ध्यान में रखकर 1921 ईस्वी में राष्ट्रसंघ के विधान को 14वीं धारा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यक्तिगत प्रतिभा और प्रसिद्धि के आधार पर होती थी, किसी देश के प्रतिनिधि के रूप में नहीं। इसके सदस्य वे देश भी हो सकते थे जो राष्ट्रसंघ के सदस्य न हों। इसमें विभिन्न देशों के 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी, किंतु 1931 ईस्वी में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई। इन न्यायाधीशों को नियुक्ति 9 वर्षों के लिए साधारण सभा के द्वारा की जाती थी। उन्हीं न्यायाधीशों में से 3 वर्ष के लिए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करके उसी के आधार पर विभिन्न देशों के मध्य विवादास्पद मामलों पर अपने निर्णय देता था
ताकि विवादों को विस्फोटक होने से पहले ही सुलझा लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए सदस्य देश बाध्य नहीं थे, इसलिए इस संस्था का महत्व गिरता गया। परंतु इस प्रकार के न्यायालय की स्थापना समय की जरूरत थी उस समय। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। इस संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में था। इसकी सदस्यता उनके लिए भी खुली थी जो राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं थे। प्रत्येक देश 4 प्रतिनिधि भेजता था, 2 सरकारी, 1 पूंजीपतियों का और 1 मजदूर वर्ग का। इस संगठन का मुख्य कार्य यह था कि श्रमिक पुरुषों, स्त्रियों और बालकों के लिए उचित एवं मानवीय परिस्थितियां स्थापित करने में सहयोग दें। इस संगठन के कार्यों में श्रमिकों के काम के घंटों का निर्धारण, उचित पारिश्रमिक, श्रमिक रोजगार कार्यालय की स्थापना, श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच, उनके बच्चों की शिक्षा, उनके मनोरंजन एवं निवास की व्यवस्था, दुर्घटना एवं अंगभंग मुआवजा आदि कार्य इसके उल्लेखनीय कार्य थे। प्रत्येक वार्षिक सम्मेलन में पारित हुए प्रस्ताव सदस्य देशों को भेज दिए जाते थे, परंतु इन्हें मानने और लागू करने की अनिवार्यता नहीं थी। तो इस प्रकार से आज हमने राष्ट्रसंघ के सदस्यता के नियम और राष्ट्रसंघ के मुख्य अंगों के बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।